चलो बेटा, सभी लोग आज ही जल्दी आइए बेटा। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बैठिए बेटा। देखो, केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी, अब आपके पास मौका है कि आप तब तक फिजिक्स के मेंस के न्यूमेरिकल उधर लगा के कंप्लीट करेंगे और मैथ्स का डबल डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास वो समय है जब तक हम ये शुरुआत कर रहे हैं, तो समय व्यर्थ मत कीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो रिएक्शन का रेट और उसका मैकेनिज्म बताती है। मतलब कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, उसका रेट ऑफ अकरेंस क्या है, वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ये समझ में मेरी बात? काइनेटिक्स से समझ में आ रहा होगा ना। काइनेटिक्स मतलब परसीविंग टू मोशन, कितनी तेजी से कोई चीज हो रही है। देखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द rates of chemical reaction, the branch of chemistry which deals with the rates of chemical reaction and the factors which influence and the factors which influence and the factors which influence rate of reactions and the factors which influence the rate of reaction and the mechanism by which the reactions proceed and the reactions and the mechanisms by which and the mechanisms by which and the mechanisms by which reactions proceed. And the mechanisms by which reaction proceed. समझ लो बेटा। तो काइनेटिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या है? जिस प्रकार क्लास 11th में थर्मो पढ़ते थे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सुन रहे हो बेटा? थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के बदलाव के बारे में पढ़ा जाता था, एनर्जी के चेंजेस के बारे में पढ़ा जाता था। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जाता था, स्लो रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया जाता था, रिएक्शंस के बारे में पढ़ते थे, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस के। उसी प्रकार केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रिएक्शन की तेजी के बारे में पढ़ते हैं, और वो तेजी किस वजह से हो सकती है, क्या उसके पीछे का कारण है, मैकेनिज्म है, वो हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो टॉपिक डालो इसके अंदर। पहला, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? अब देखना बेटा, इसमें मान लीजिए लिखा हुआ है A प्लस बी गिव्स C प्लस D। सही है, एक रिएक्शन है। अब जैसे जैसे A और B कंबाइन करेंगे, अनंत देखो जरा, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और D with respect to time. So what is rate of chemical reaction? Change in concentration of any of the reactants or product per unit time. आगे समझ में? देख लो, rate of reaction, the change in concentration of any of the reactants or product, change in concentration of any of the reactants or product per unit time,
change in concentration of any of the reactants or product per unit time. ये जो माइनस डेल ए बाई डेल टी है, ये है बेटा अनंत रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब ए का कंसेंट्रेशन घट रहा है, ये माइनस बताता है। इस तरीके से माइनस डेल बी बाई डेल टी क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। इसी प्रकार से डेल सी बाई डेल टी क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। उसी तरह डेल डी बाई डेल टी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो माइनस का मतलब है ये घट रहे हैं और प्लस का मतलब ये क्या हो रहे हैं? आ गया समझ में? अब बेटा ध्यान दो, ये हटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, मतलब ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो ये जो विधान छोटे ए छोटे बी छोटे सी छोटे डी हैं, ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो होगा -1/a, ठीक है? मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बस डिवाइड कर देना है। कोई समस्या? एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक रिएक्शन लिखी हुई है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, रिवर्सिबल होती है वैसे तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो होगा -del N2/del T। ये क्या होगा? -1/3 del H2/del T इक्वल टू 1/2 del अमोनिया/del T कंसंट्रेशन। ठीक है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा और अमोनिया का रेट ऑफ क्या होगा? ये चीज पूरी की पूरी रेट ऑफ डिसअपियरेंस। 3 छोड़ दे तो ये पूरी चीज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये चीज रेट ऑफ अपीयरेंस। आ गया समझ में? डिसअपियरेंस डिसअपियरेंस क्लियर हो गया होगा? इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद लिखो, ये लिखने के बाद लिखो, लाओ यार ठंडा पानी पिला दो बेटा। हाँ पी लो यार, पी लो। अरे पियो भाई जल्दी। अब इतना बचा के ना देना। लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट। हटाए लिखो, ठीक है। टाइप्स में पहला लिखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहला लिखेगा एवरेज रेट, ठीक है?
देखो एवरेज रेट मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन जब चेक की जाए, समझ लेना, चेंज इन कंसंट्रेशन जब स्टडी की जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक, 20 सेकेंड से 50 सेकेंड तक, मतलब एक लंबे अंतराल पे, मतलब एक फाइनाइट अंतराल पे, डिफरेंस पे जब रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया जाएगा तो जो रेट होगा वो कौन सा रेट होगा? एवरेज रेट होगा। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही है रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही है। मान लो रिएक्शन वही है A प्लस बी गिव्स C, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर है तो R इक्वल टू -1 बाई ए डेल A बाई डेल टी, यही एवरेज रेट है जो इतनी देर से बता रहे थे। सही है, ये सब एवरेज रेट ही है जो इतनी देर से हम बता रहे थे। इसके बाद दूसरा रेट लिखो, एवरेज के नीचे लिख लेना है ना, उसके बाद लिखना इंस्टैन्टेनियस रेट। इंस्टैन्टेनियस किसी को और को देना नहीं, इतने नालायक हैं ये सब छात्र। बहुत अच्छे पूरा एकदम ऊपर तक भर के पहले गिरेगा भैया देखते हाँ ऑर्डर पास सभी लोग देखो, जिस प्रकार पंचायत बंद करो, एवरेज रेट में यहाँ पे डेल लिखा होगा, सुन रहे हो ना? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब सभी लोग बोर्ड पे देख लो, जैसे डेल ए बाई डेल टी एट टी टेंड्स टू 0, तो ये जो शिखर देखो टी टेंड्स टू 0 है, इस टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? लिमिट्स 0 से, मतलब जो दो चीजों का डिफरेंस होगा वो लगभग 0 होगा। नहीं समझ रहे मेरी बात? में क्या कह रहे हैं? मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो जब आप बाइक चला रहे हैं तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है? उस इंस्टेंट पे स्पीड, मतलब कि 10वें सेकंड में स्पीड क्या है वो कौन बताएगा? स्पीडोमीटर। 100वें सेकंड में स्पीड कौन बताएगा? स्पीडोमीटर। 8वें सेकंड में अनंत स्पीड कौन बताएगा? स्पीडोमीटर। तो वो जो 8वां सेकंड है, बात समझना, वो जो 8वां सेकंड है जहां स्पीड बताई जाती है, वो 8वें सेकंड में स्पीड नहीं बताई जा रही है, वो एक्चुअली में 8 से लेके 8.00000001 या और छोटे अंतराल के बीच में स्पीड होती है, क्योंकि जब वो स्पीड बताई जा रही है तभी तो पार्टिकल आगे ही जा रहा होगा। नहीं समझ पाए? मतलब इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए वो लगभग क्या होना चाहिए? इसलिए एट एनी इंस्टेंट को समझने के लिए हम t टेंड्स टू क्या लेते हैं? तो ये 0 0 नहीं है, ये क्या है? लगभग 0। तो एट t टेंडिंग टू 0 पे डेल a बाई डेल टी बन जाता है dA बाई dt। तो अगर हर जगह डेल की जगह क्या हो जाए? d हो जाए, तो वही रेट क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस, at the rate of any reaction at a particular instant। देख लो, the rate of a reaction at a particular instant,
the rate of a reaction at a particular instant. समझ गए? The rate of a reaction at a particular instant. देखो बेटा, अभी जितना किया उस पे क्वेश्चन देख लो। सवाल क्या है? द रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus O2, 4NO2 plus O2, गैसियस है तीनों, was studied in a closed vessel. इसकी रिएक्शन को स्टडी करते हैं। It was found that the concentration of NO2 increased by concentration of NO2 increased by 3 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। अब जरा एक और चीज समझ लो, रेट का फॉर्मूला क्या बताया था? माइनस डेल ए बाई डेल टी है जैसे, तो ये डेल ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, क्या है? अपॉन टाइम है। तो कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर और टाइम क्या होता है? तो रेट की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट हो गई किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। एक और यूनिट भी होती है, मोल पर लीटर को एटीएम भी कहते हैं। आपको पता हो PV इक्वल्स टू NRT होता है, सुन रहे हो ना सब लोग? तो P इज इक्वल टू N/V/RT होगा। अगर R और T छोड़ दिया जाए, कांस्टेंट ले लोगे, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? अच्छा, ये मोल है और ये क्या होता है? मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को प्रेशर की यूनिट क्या कहा जाएगा? ATM। तो मोल पर लीटर को ही ATM भी कह सकते हैं पर सेकेंड। तो रेट की दो यूनिट्स हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, ATM पर सेकेंड भी हो सकती है। आया कि नहीं आया समझ में? लिखना है क्या? वही जहां रेट की डेफिनेशन लिखे होंगे वही यूनिट लिख दो, मोल पर लीटर पर सेकेंड या ATM पर सेकेंड। ठीक है? कोई समस्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। हाँ ठीक है, चलो अब सवाल फिर से समझ लो क्या था। इस रिएक्शन में NO2 की कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ रही है इन 5 सेकेंड्स। कितने टाइम में बढ़ी है? तो डेल्टा टी हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 बताना है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 बताना है। सही क्या क्या पता करना है? देखो, तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन बना लो। क्या बनेगी रेट इक्वेशन? डेल वाला यूज करें कि डी वाला यूज करें? डेल वाला, क्योंकि 5 सेकेंड में चेंज आया है, बहुत ज्यादा छोटा टाइम नहीं है। तो डेल्टा टी 1/4 डेल NO2 बाई डेल्टा टी। सही है? तो दिया क्या है क्वेश्चन में? ये वाला पार्ट गिवन है ना। तो रेट इज इक्वल टू 1/4 डेल NO2 बाई डेल्टा टी दिया हुआ है, इसके भी तो बराबर होगा।
तो R निकालना है 1/4 डेल NO2 कितना है 3 इंटू 10 की पावर और डेल्टा T कितना है तो कितना है ये 0.15 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ रिएक्शन है अभी। अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डेल NO2 बाई dt या N2O5। तो R को हम इसके बराबर कर दें, R की जगह क्या लिखोगे 0.15 इंटू 10 की पावर -2 1/2 माइनस डेल N2O5 बाई, तो ये 2 जरा क्या हो जाएगा तो 0.3 इंटू 10 की पावर -2 माइनस डेल N2O5 बाई डेल T। तो ये माइनस डेल N2O5 बाई डेल T क्या बता रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। और अगर इस R को इसके बराबर लिख दोगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या आ जाएगा, और ये तो इसके बराबर ही है मतलब उतना ही आएगा। आ गया समझ में? तो बेटा इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया था ना, बाकी इसका डिसअपियरेंस और इसका क्या बनाया था। तो सबसे पहले आप लोगों ने जनरल इक्वेशन बनाई होगी, रेट इक्वेशन बनाई होगी -1/4 डेल अमोनिया बाई डेल टी -1/5 डेल O2 बाई डेल टी 1/4 NO बाई डेल टी 1/6 डेल पानी बाई डेल टी। तो सबसे पहले तो इस गिवन चीज की मदद से आप लोगों ने रेट निकाला। तो रेट निकालने के लिए 1/4 डेल NO बाई डेल टी लगाया। रेट निकालने के लिए 1/4 को गिवन 3.6 इंटू 10 की पावर -3 से डिवाइड किया, यही आ रहा है रेट। सही है। इसके बाद आप लोग ने रेट को इसके बराबर लिखा डेल अमोनिया बाई डेल टी। तो रेट की जगह क्या लिखा 0.9 इंटू 10 की पावर -3 -1/4 डेल अमोनिया बाई डेल टी। सुन रहे हो बेटा 4 इंटू 0.9 कितना हो गया इंटू 10 की पावर -3 माइनस डेल अमोनिया बाई डेल टी, यूनिट लगा लेना। और फिर रेट को किसके बराबर किया इसके -1/5 डेल O2 बाई डेल टी। तो रेट की जगह क्या लिखा इंटू 10 की पावर -3 -1/5 डेल O2 बाई डेल टी 5 9 ये 4.5 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आ गया भैया अपने पास इसका डिसअपियरेंस, और इसको जब इसके बराबर लिख के 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे रेट को तो रेट ऑफ अपीयरेंस आ जाएगा पानी का। सबका सही था? ऐसे ही तो कर रहे होगे। ठीक है आगे बढ़ते नहीं किया देखा कुछ सही। चलो हटाए। अगला सवाल है देखिएगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म ये दो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है। इफ द इनिशियल प्रेशर इज 125 mm, अगर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का इनिशियल प्रेशर दिया है 125 mm and after 30 minutes of the reaction the total pressure of the gaseous mixture is 148 mm. After 30 मिनट टोटल
प्रेशर जो है वो 158 mm हो जाता है, 48 mm हो जाता है। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हमें निकालना क्या है? एवरेज रेट ऑफ, इंस्टेंटेनियस नहीं बोला है तो डेल का ही इस्तेमाल करेंगे। फाइंड आर। सवाल समझ गए हो? N2O5 का इनिशियल प्रेशर 125 mm है, और वो देखो जब शुरुआत में रिएक्शन शुरू नहीं हुई होगी तो इसका प्रेशर 125 mm रहा होगा, इन दोनों के प्रेशर क्या रहे होंगे? 0 रहे होंगे। अब इसका प्रेशर कम होता चला जाएगा, मतलब प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मतलब फाइनल प्रेशर जो होगा इसका हो जाएगा 125 माइनस पी, 125 माइनस, और इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? हाफ पी। 125 माइनस पी, 1 मोल थे तो 1 कम हुआ, 1 मोल है तो 1 बना, आधा मोल है तो आधा बना, और इन तीनों को जोड़ने पे टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? 148 के बराबर होके पी की वैल्यू आ जाएगी, और जब पी की वैल्यू आ जाएगी तो इसका इसका और इसका प्रेशर आ जाएगा 30 मिनट के बाद। नहीं समझ में आया? हाँ चलो सभी लोग हमको ये बताओ, पहले हमने क्या कहा? इसको इसको और इसको जोड़ने में किसके बराबर आएगा? माइनस पी प्लस आधा पी इक्वल टू 148, 125 प्लस आधा पी इक्वल टू 148, आधा पी इक्वल टू 23, पी कितना आ गया? 46 mm। बोलो बात समझ आई? ये पी आ गया। अब ये पी किसका किसका प्रेशर होगा? इसका ही तो होगा, इसका तो P/2 होगा, और इसका प्रेशर होगा 125 माइनस 46। नहीं समझ पाए? अब हमको ये बताओ रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल N2O4 बाई डेल टी। हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसका इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ किसका इस्तेमाल किया? भाई इसका प्रेशर हमारे पास आ गया, काहे इसका निकालने में बैठे टाइम वेस्ट करें अपना? नहीं समझ पा रहे मेरी बात? तो ये आ गया, ये तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है ना। बस अब आप लोग ये सोचो, इससे जो रेट निकलता है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पे प्रेशर ऑफ N2O4 के चेंज बाय डेल्टी करेंगे तो रेट की यूनिट क्या होगी? एटीएम पर सेकेंड। अब एटीएम पर सेकेंड अगर यूनिट है तो प्रेशर भी तो एटीएम में लिखना पड़ेगा। तो ये वाला प्रेशर है किसमें? एमएम को एटीएम में कैसे चेंज करते हैं? 760 से डिवाइड कर दो, प्रेशर आ जाएगा। तो रेट विल बी, अब चेंज इन प्रेशर क्या होगा बेटा? पहले प्रेशर क्या था? 0, बाद में कितना हो गया? चेंज इन प्रेशर P माइनस 0 दैट इज P अपॉन कितने टाइम में ये हुआ है? 30 मिनट में हुआ है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो P की जगह लिखोगे 46/760 अपॉन 1800। इसको सॉल्व करोगे तो एटीएम पर सेकंड में आ जाएगा, और अगर केवल 30 मिनट लिख देते तो एटीएम पर मिनट में आ जाता हो। आया कि नहीं आया समझ में? कर लो। अगर ये तो हम लोगों ने एटीएम पर सेकंड में निकाला है प्रेशर के इस्तेमाल से, अगर यही रेट हमें मोल पर लीटर पर सेकंड में निकालना होता मान लीजिए, तो कैसे निकालते? ये जो प्रेशर आया है 46/760, इससे हम निकालते पीवी इक्वल टू क्या लगाते हैं, है ना, गैसियस इक्वेशन लगाते हैं। तो P की जगह लिखते हैं हम लोग 46/760, ये तो एटीएम में है ना, इक्वल टू N/V। R की जगह लिखते हैं 0.0821, और टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 475 केल्विन, सही है। और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। तो यहां से जो है N/V यानी कि कंसंट्रेशन आ जाता है।
अब डेल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4/dt में रख देते हैं और नीचे टाइम के जगह 1800 ही लेते हैं। नहीं समझ में आया? लिख लो, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये पूरा टॉपिक हमारे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक लागू लिखो लिखो लिखो। सभी लोग देखिए बेटा, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इसमें पहला फैक्टर लिखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। जितने ज्यादा रिएक्टेंट लोगे उतने ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ज्यादा रिएक्शन तेजी से होगा। दूसरा लिखो टेम्परेचर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तापमान बढ़ाओगे, गर्मी बढ़ाओगे तो रिएक्शन तेजी से होती है ना। अगर दो सब्सटेंसेस आपस में घुल नहीं रहे हैं तो गर्म करके खोल के देख लो, घुल जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है कि नहीं? खाना, कच्चा खाना पचता थोड़ी है, गरम करके पका के खाइए। चलो रिएक्शन का जो रेट है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? हर बार 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। For every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction doubles itself. मतलब optimum temperature 25 से 35। देखो, for every 10 degree rise in temperature, for every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction almost doubles itself. The rate of reaction almost doubles itself. ये ऑप्टिमम वे में 25 से फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इटसेल्फ। और ऑप्टिमम कब होगा? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करोगे तो, है ना? वैसे ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अरे ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला पूरा वहाँ वाला बता दिए क्या, फोटोसिंथेसिस वाला। फोटोसिंथेसिस का रेट 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से बढ़ जाता है ना, ऑप्टिमम जो है 25 से 35 होता है। चलो ठीक। तीसरा लिखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बातें नहीं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा वो स्लो रिएक्शन होगी। जैसे आपको याद हो SN1 मैकेनिज्म याद है? अगर SN1 मैकेनिज्म याद हो, 3 डिग्री CH3 Br में एक्वस KOH यानी कि बेसिक KOH डालते थे तो ये OH इसको सब्स्टिट्यूट करता ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों है बेटा, क्या हो गया? अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये यूनिमोलिकुलर क्यों है रिएक्शन? क्योंकि इस रिएक्शन को 2 स्टेप में लिखा था, याद कीजिए। पहला स्टेप होता था इसको तोड़ने का,
पहला स्टेप इसको तोड़ के कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होता था ना, CH3 C CH3 नीचे CH3 और यहाँ क्या हो गया, सही है। तो पहला स्टेप कौन सा स्टेप होता था, स्लो स्टेप, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना क्या होता था, मुश्किल। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बहुत स्टेबल है, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन स्लो इसलिए है क्योंकि नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है उसके हिसाब से जो बॉन्ड है उसको तोड़ना क्या है, मुश्किल। और जो नया बॉन्ड बनेगा वो बनना आसान है, तो जो सेकंड स्टेप होगा तो वो फास्ट होगा। तो क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है ना, स्लो ही स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइन करता है। जो धीमा स्टेप होता है वही क्या डिटरमाइन करता है, क्यों। जब तक धीमा स्टेप नहीं होगा तेज स्टेप करके क्या उखाड़ लेगा। मान लो आपके घर में 4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, भाई भाई जो भी 4 का परिवार। अब भाई मम्मी तैयार है नहीं अभी तक 3 घंटे से, तो आप तीनों जो है तैयार होगे क्या ही कर लोगे, इंतजार ही तो करना पड़ेगा। तो द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पता है नहीं बात। तो ये स्लो है और ये फास्ट क्यों है, इसका रेट स्लो है, इसका रेट फास्ट क्यों है, क्योंकि ये रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। आया कि नहीं आया समझ में। इसकी जगह हम कोई 1 डिग्री हेलो एल्केन ले लें, खट से टूटेगा, खट से बनेगा, रिएक्शन तेज हो जाएगी, है कि नहीं है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अगला देखो, ये लिखा नहीं था, अगला लिखो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाँ बातें नहीं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। भाई देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। इसमें समझने जैसी कोई चीज है नहीं, याद है कि नहीं याद है। पॉजिटिव कैटलिस्ट बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट घटाएगा, बस सीधा सीधा लिखिए। पूरा कैटालिटिक थ्योरीज हैं इस साल हम लोगों को पढ़नी, तो तब अच्छे से पढ़ेंगे इसको। फिर लिखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर किसी चीज का बड़ा लंब रिएक्शन में हिस्सा नहीं, लंब एज इन पूरा का पूरा, हाँ ये लंप ऑफ डस्टर है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो पीसेस बन जाएगा डस्टर के, है ना। तो एक जैसे हम क्या करें, इस डस्टर को, लकड़ी तो है, अगर आग में झोंक दें ऐसे, ठीक है। और क्या हाल चाल, दीवार पे लिख दिया, खाली आदमी भाई ये लोग, आपने लिखा है, ये कौन लिखा है। हाँ अच्छा, अब दीवार पे लिखना शुरू करते हैं लोग, यही सिर्फ खाली दीवार में लिखा नहीं। हाँ उसमें लिख नहीं सकते, लिखेगा नहीं ना। हाँ अच्छा, उसमें सीटों में ऐसी चीज लिखी है कि आदमी मतलब शर्मा जाए खुद देख के। आपका नाम खूब लिखा है, हमारा नाम भी खूब, तो देखो भाई क्या ड्राइंग में क्या कर सकते हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी प्रतिभाएं है ना, कोई उस काम में माहिर है, कोई उस काम में माहिर है ना। आगे चल के ऐसे लोगों को जो है वो होर्डिंग्स में लिखने को नहीं आता है, वो नौकरी मिलेगी जिसने भी लिखा होगा। चलो तो हमने क्या बेटा, टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से, पूछो है। तो हमने कहा ये डस्टर है, अगर इस डस्टर के टुकड़े को हम पूरा का पूरा उठा के डाल दें आग में तो उतनी जल्दी नहीं जलेगा, लेकिन अगर छोटे छोटे टुकड़े करके इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें तो ये जल्दी जल जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्शन क्या हो जाती है, तेज। तो देखो rate of reaction is directly proportional to surface area of reactants,
Rate of reaction is directly proportional to surface area of reactants. समझ गए हो? अब लाइट की प्रेजेंस में भी वही है, लाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन बढ़ती ही है ना? फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है ना, तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन तेज होती है एक हाथ तक, उसके बाद सत्यानाश हो जाता है। टॉपिक डालो अब तक सबको आ गया समझ में? तो ये अब ये जो 5 सुना, अरे देखो बेटा, ये जो 5 या 6 आप लोग ने फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और चैप्टर बन जाएगा। मतलब पहले हम लोग रेट का डिपेंडेंस कंसंट्रेशन पे डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, तमाम चीजों से। फिर टेम्परेचर पे डिपेंडेंस पढ़ेंगे, अरेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी करके सब पढ़ेंगे। तो अब आप लोग टॉपिक डालो, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, अच्छा ठीक। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा आप लोग को पता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होती जाएगी, प्रोडक्ट्स की। तो ये है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन, ये है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। सही है, सब लोग समझ गए? एक आप लोगों को याद होगा एक समय बाद इक्विलिब्रियम भी अचीव होता है, कुछ ऐसा याद है? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, छोड़ो। अच्छा आप लोग इसके अंदर लिखो डिपेंडेंस में लॉ ऑफ मास एक्शन। नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन। कितना बच रहा है वैसे? 20 हो गई है। देखो फिर आप समझो। हाँ बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है आनंद बाबू। क्या है? हाँ, मतलब ये केवल और केवल, बस बता दी बेटा, क्या बोला मैंने? ये क्या है? थियोरेटिकल कंसेप्ट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम आता है। चाहिए नुकसान आपका है उसमें। आओ देखो उधर, अच्छा थोड़ा वेट करेगा और क्या। आइए देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? मान लीजिए कुछ रिएक्टेंट्स हैं, A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट B। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ active masses of reactants with each active mass term raised to the power stoichiometric coefficient. 11th में था ना? According to law of mass action, the rate of any chemical reaction is directly proportional to product of active masses of reactants with each active mass term A, B, C raised to the power stoichiometric coefficient. अब ये एक्टिव मास क्या है वो भी हम बताएंगे। फिलहाल जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? ठीक है, ये देख लो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट अ गिवन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट का नहीं कंसंट्रेशन का, at constant temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to product of the rate of chemical reaction is directly proportional to
product of active masses of reactants. Rate of chemical reaction is directly proportional to product of active masses of reactants. With each active mass term raised to the power stoichiometric coefficient. With each active mass term raised to the power stoichiometric coefficient. समझ गए? With each active mass term raised to the power stoichiometric coefficient. ये लिख लो उसके नीचे। लिख लिया? आज विशेष कब रहेगा? हाँ बेटा देखो, ये जो K है, सुनना, R तो रेट ऑफ रिएक्शन है, K क्या है? रेट कांस्टेंट। और A, B और C क्या है? एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये एक्टिव मासेस क्या है? एक्टिव मासेस का मतलब वो मोलर कंसंट्रेशन जिसने रिएक्शन में हिस्सा लिया है, वो मोलर कंसंट्रेशन, वो मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसने एक्चुअली प्रोडक्ट बनाया है। मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म नहीं होता है ना कभी कभी, तो जितने रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया है वो क्या कहलाता है? एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ABC। मोलैरिटी का फॉर्मूला तो जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहां पे ये K की यूनिट, अरे दिक्कत उसकी नहीं है यार, इसे लंबा करवा देंगे क्या? ठीक, ये करवा दें। चलो ये हो गया। अरे सभी लोग, K क्या है? अब जैसे लिखो डिफाइन रेट कांस्टेंट, इसी में लिखिए डिफाइन रेट कांस्टेंट K। क्या है भैया ये? अखंडा, अगर कंसंट्रेशन टर्म्स यूनिटी ले लिए जाए, क्या बोला? अगर कंसंट्रेशन टर्म्स यूनिटी ले लिए जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ही किसके बराबर होगा? तो कितनी तेजी से रिएक्शन हो रही है, दैट इज उसका रेट ही रेट कांस्टेंट है, लेकिन तब जब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है ना? ये डेफिनेशन है, रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेकन टू बी यूनिटी। Rate constant is numerically equal to the rate of reaction. Rate constant is numerically equal to the rate of reaction when concentration terms are taken to be unity. When concentration terms are taken to be यूनिटी। सही है? सब लोग समझ गए? अब ये जो K की यूनिट है, ये अलग अलग जगह अलग अलग होती है, वो हम बताएंगे भी आपको। लिखो characteristics of K,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, के मतलब रेट कांस्टेंट। पहला लिखो लार्जर द, अच्छा के किसका मेजर है? आर का। लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी द रिएक्शन। लार्जर द वैल्यू ऑफ के जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही, तो मोर द वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी द रिएक्शन। ये लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी द रिएक्शन। समझ गए? दूसरा, अलग अलग रिएक्शन का के अलग अलग होता है। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। At a constant temperature, K remains same. मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ही K बढ़ेगा। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है K भी कांस्टेंट रहेगा। बेटा वो तो आई नहीं आज, पता अलग नहीं आई ना। चलिए वीडियो तो बन ही गई है, एटलीस्ट एक बार देखना। अच्छा हमने बताया भी नहीं ना कल? बताया? कंफर्म नहीं बताया? एक्चुअली बताया तो साफ अच्छा ठीक है, आ गया। फिर लिखो K इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बेटा लिखो K is independent of initial concentration of reactants. K is independent of initial concentration of reactants. K is independent of initial concentration of reactants. बोला नहीं क्या? देखना, अभी मैंने आपको बताया था, देखो आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। मान लो एक रिएक्शन है C+O2 gives CO2, वो रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन कोई भी है। मान लो PCl3 plus Cl2 gives PCl5। हाँ, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है A, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है B, और ये शुरू में क्या रहा होगा? सुनना बेटा, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी कम होगी, और इसकी क्या होगी? बढ़ेगी। जितनी भी बढ़े हम क्या है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं? तो इनिशियली क्या कंसंट्रेशन थी उसका K से कोई मतलब नहीं होता, फाइनल कितनी है उससे K का मतलब। आ गया समझ में? तो ये हो गया। फिर लिखो द यूनिट्स ऑफ के different for different reactions, is different for different reactions. Unit of K is different for different reactions. मतलब अलग अलग रिएक्शन में K की यूनिट भी क्या होगी? अलग अलग। अभी क्या होगी इसी को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक समझेंगे। बोर हो रहे हो क्या? पढ़ लो, आवाज खानी लिया है तो पढ़ लो। चलिए फिलहाल अगला टॉपिक डालू, रेट लॉ। आओ देखो, सभी लोग टॉपिक डालो, लिखो रेट लॉ। क्या बोला? रेट लॉ। आओ और ध्यान दो और बातें ना करो। रेट लॉ क्या है भैया?
साधारण सी चीज है। पहले आप एक नॉर्मल कंसेप्ट समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं तिवारी जी, ठीक है, कि अगर तिवारी जी लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3 मान लो, ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होना चाहिए आनंद बाबू, वो होना चाहिए N2 और H2 की पावर 3। बोलो समझे, N2 और H2 की पावर क्या होना चाहिए अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की मान, मतलब यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा और क्या आ जाएगा, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सही है, लेकिन जैसे दो बनिया बैठे नहीं है, आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, आराम से बैठे हो। हाँ उठाइए, चलिए 5 मिनट हो। हाँ 5 मिनट करो भैया, कह रहे 5 मिनट। हाँ देखिए इधर 5 मिनट फिर कह दिया 5 मिनट। आओ देखो, तो रेट बेटा, रेट इससे बैठ नीचे बैठ। रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से ये है ना, लेकिन ये तो थियोरेटिकल कंसेप्ट है ना, तो ये हमारी सोच है ना कि यहाँ N2 की पावर 1 है, H2 की पावर 3 है, थियोरेटिकल अप्रोच है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया तो ये रेट लॉ नहीं था, मतलब ये रेट एक्सप्रेशन नहीं था। तो रेट एक्सप्रेशन जो एक्चुअल होता है वो लॉ ऑफ मास एक्शन से डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। मतलब हम कह रहे हैं कि आपको एक रिएक्शन दी जाएगी H2 + I2 gives 2HI मान लो, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसका रेट होना चाहिए कि H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। लेकिन अगर रिएक्शन के साथ एक एक्सप्रेशन आपको और दे दिया गया, उसी रिएक्शन के साथ बगल में एक एक्सप्रेशन लिखा है K केवल H2, तो ये जो एक्सप्रेशन अखंडा बगल में दिया है ये है रेट लॉ, जो बताता है कि एक्सपेरिमेंट करने पे पाया गया कि इस रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है, आयोडीन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये बगल में दिया रहेगा। नहीं समझ पा रहे मेरी बात? होना क्या चाहिए था, H2 की पावर 1 I2 की पावर 1 है क्या ये, तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बताता है। नहीं समझ पाए? एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है ये बताता है। अभी नहीं समझ में आया? आ गया? लिख लो, रेट लॉ क्या है? A mathematical expression which represents experimental dependence of reaction rate on molar concentration of reactants. Experimental dependence of reaction rate on molar concentration of reactants. हाँ समझ लिख लिया सबने? अब जैसे रिएक्शन है तो इसके बगल में जो चीज दी हुई है R = KHI, ये क्या है? रेट लॉ। क्या है? इस रेट लॉ के हिसाब से पता चल रहा है कि रिएक्शन HI की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है इस चीज का चौधरी साहब?
कि HI की कंसंट्रेशन डबल होगी तो R डबल होगा, आधी होगी आधा होगा। लेकिन अगर एक रिएक्शन ऐसे दी हुई है PCl5 N2 plus 3H2 gives 2NH3, मान लो रिएक्शन दे दी गई आपको। अब इसका जो रेट है वो K N2 और H2 की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये रेट लॉ है। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से पावर 3 थी, इसके हिसाब से पावर क्या है 2। 3 भी हो सकती है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना। फिलहाल इसके हिसाब से N2 बढ़ेगा, N2 डबल तो R डबल, N2 आधा R आधा, N2 ट्रिपल R ट्रिपल, H2 डबल R 4 गुना, H2 डबल तो 2 का स्क्वायर R कितना हो जाएगा, नहीं समझ पाए। H2 आधा ये 4 गुना घट जाएगा। अगर ये डबल और ये भी डबल तो ये 8 गुना। सुन रहे हो मेरी बात? ये डबल तो ये डबल, ये डबल तो ये 4 गुना, तो दोनों डबल होने से कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो रेट लॉ एक्चुअली बताता है कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन पे। आया समझ में? इसी में एक चीज और आपको बताते हैं, इसी में सब लोग देखो, एक टर्म होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अच्छा पहले ये लिख लो तो हम आगे डिटेल में बताएं। ये दोनों एग्जांपल दे दो। हाँ आइए सभी लोग इधर देखिए बेटा, रेट लॉ समझ में आ गया। इसके बाद लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जल्दी जल्दी करो भाई, घरों से फोन आ रहा है सबके। लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, जिस पर मान लीजिए एक रिएक्शन आपको दी हुई है 2HI gives H2 plus I2। ये रिएक्शन आपको दी है और उस रिएक्शन के बगल में अनंत दिया है रेट लॉग KHI, सही है। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो है 1। ऑर्डर क्या है? नहीं समझ पाए? या फिर एक रिएक्शन है PCl3 plus Cl2 gives PCl5। इस रिएक्शन का जो रेट है वो है K PCl3 Cl2। इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 2। 1 + 1 2। नहीं समझ पाए? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। विद रिस्पेक्ट टू PCl3 1 है, विद रिस्पेक्ट टू Cl2 क्या है 1 है। अब जैसे एक मान लो ये रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। सुन रहे? इस रिएक्शन का रेट लॉ दिया है K H2 N2 और H2 की पावर 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1 + 2 3। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन 1 है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं रेट लॉ में उनकी पावर्स को ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट कहते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट कहते हैं। और सभी पावर्स को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, मेन चीज, किसी भी रिएक्शन का रेट जो होगा उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड। तो जहां जहां n लिखा है अगर वहां क्या लिख दोगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट n की जगह क्या लिख दोगे 2, सेकेंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट और n की जगह क्या लिख दोगे, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। लेकिन रेट की यूनिट हर जगह क्या रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर। रेट कांस्टेंट की यूनिट n के पास n पे डिपेंड करती है, इसलिए वो बदलती रहेगी। इसके बारे में डिटेल से हम लोग कल ही
कैसे बनता है।